सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने अस्थिबाधित बालकों के बारे में भी हमने कल की क्लास में देखा है। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पिछड़े बालकों के विषय में, बैकवर्ड चिल्ड्रंस के विषय में। देखिए, जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। ठीक है। देखिए, पिछड़ा हुआ बच्चा कौन होता है? पिछड़े का शाब्दिक अर्थ है अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना, परंतु शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में ना होकर उससे पीछे रहता है तो उसे हम पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं, चाहे वह अपनी कक्षा में कितना होशियार क्यों ना हो। इस दृष्टि से एक 10 वर्षीय बालक यदि तीसरी कक्षा में पढ़ता है तो हम उसे पिछड़ा हुआ कहेंगे, भले ही वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए, सिरिल बर्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन की जो परिभाषा दी है वो यहाँ पर इस प्रकार है। जैसे पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के अध्ययन काल के मध्य से अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। यानी कि अगर बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है तो वो कक्षा 3 के सवालों को भी नहीं लगा पाता है, तो ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक मानेंगे। याद रखिएगा, अगर अपनी कक्षा से एक कक्षा नीचे यानी कि 1 साल से नीचे के बच्चों के अगर वह सवाल नहीं लगा पाता है या उन सवालों को नहीं हल कर पाता है तो वो बच्चा पिछड़े बालकों की श्रेणी में आता है। इसी को हम एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी छात्र की आयु 14 वर्ष है, उसकी आयु के अनुसार उसे 9वीं कक्षा में होना चाहिए, परंतु यदि वह 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में है अथवा 9वीं कक्षा में परंतु 9वीं कक्षा के मध्य सत्र में भी यदि वह 4थी कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है तो उसे हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहेंगे। यानी कि अपने से 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास नीचे के बच्चों के भी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहा बच्चा, तो वो क्या होगा? पिछड़ा बालक होगा। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखने पर हम यह देखते हैं कि पिछड़ेपन का संबंध छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों से है। फिर है, एक प्रखर बुद्धि छात्र भी यदि किसी कारण से उसकी शैक्षिक उपलब्धि उसकी आयु या बुद्धि के अनुरूप नहीं है तो वह भी पिछड़ा हुआ ही हो सकता है। यदि बड़ी आयु का कोई छात्र अपनी कक्षा में सबसे होशियार है तो भी आयु के अनुसार उसकी शैक्षिक उपलब्धि को देखते हुए पिछड़ा हुआ ही हम उसको कहेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि किसी कक्षा में अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हों, अर्थात वह कक्षा ही पिछड़ी हुई हो। सोचना यह है कि प्रखर बुद्धि छात्र कैसे पिछड़ा हुआ हो सकता है? किसी कक्षा में सभी या अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हों, यह कैसे संभव है? फिर है, कोई बुद्धिमान छात्र भी यदि परिश्रमी हो तो वह कक्षा में पिछड़ नहीं सकता, यह कैसे संभव है? तो जहां तक तथ्यों का संबंध है वे सैद्धांतिक दृष्टि से बिल्कुल सही हो सकते हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से सामान्यतया हम उन्हीं छात्रों को पिछड़ा हुआ कहते हैं जो अपनी कक्षा में ही पिछड़ जाते हैं। जो भी हो, यह तो निर्विवादित सत्य है कि प्रत्येक कक्षा में आपको कई प्रकार के छात्र मिलेंगे। कुछ होनहार होंगे तो कुछ सामान्य से गिरे हुए अर्थात पिछड़े हुए। यह बात दूसरी है कि उनके पिछड़ेपन के कारण भिन्न भिन्न हो। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का यह नैतिक दायित्व भी है कि वह छात्रों के पिछड़ेपन को दूर करने का यथासंभव या यथाशक्ति प्रयत्न करे। अब रही आशंकाओं की बात, तो वह भी स्पष्ट है, क्योंकि यदि प्रखर बुद्धि छात्र भी पढ़ेगा नहीं या पढ़ने से जी चुराएगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। फिर यदि शिक्षक स्वयं पढ़ाना नहीं चाहे अथवा पढ़ा नहीं सकता हो अथवा उसके पास अन्य कार्य इतने अधिक हो कि उसे कक्षा को पढ़ाने का अवसर ही नहीं मिले तो पूरी कक्षा ही पिछड़ जाती है। तो ऐसा होता है कभी कभी किसी सब्जेक्ट के टीचर के ऊपर बहुत सारा जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो पकड़ा दिया जाता है और उस टीचर का जो क्लास है वो सही से वो ले नहीं पाते हैं, तो पूरी की पूरी कक्षा ही पिछड़ जाती है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि वो टीचर रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं। ऐसा मैंने अक्सर स्कूलों में देखा भी है। अब देखिए, बुद्धिमान छात्र भी यदि परिश्रम करता है तो वह अधिक नहीं तो परिश्रम करके कम से कम 50% पाठ्यक्रम को तो पूरा कर ही सकता है और उसी में सामान्य अंक प्राप्त कर सकता है। यह बात छोटी कक्षाओं में तो अधिक संभव है, बड़ी कक्षाओं में बहुत कम या नहीं के बराबर। अब देखिए, पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिक और दूसरा है सामूहिक।
तो व्यक्तिगत पिछड़ापन क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जहां किसी कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हो और उनके पिछड़ेपन के कारण भी अलग अलग हो तो वह पिछड़ापन व्यक्तिगत होता है। परंतु जहां कक्षा के अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान ही होते हैं, तो वही पिछड़ापन क्या होता है, सामूहिक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 5 ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं और इनका अलग अलग अपना रीजन है। किसी के घर में वो माहौल नहीं है पढ़ाई का, या किसी के माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, या किसी के घर में किसी और प्रकार की प्रॉब्लम है। कोई बच्चा है जो कहीं काम भी करता है और स्कूल में पढ़ाई भी करता है। खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, तो ऐसे बच्चे भी दोस्तों आपको स्कूल में मिल जाएंगे। जो कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं जो पार्ट टाइम जाके किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे भी आपको स्कूल में मिल जाते हैं जो पढ़ाई के बाद जा करके कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता या पिता शराबी होते हैं, या वो बस पीते रहते हैं, या इस तरीके की चीजें करते हैं। ठीक है, जिससे उन बच्चों को अपने घर की आजीविका ही चलानी पड़ती है छोटी उम्र में। ठीक है, तो ये भी, इसको हम क्या कहेंगे, जिसके घर में इस तरीके अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं, ये 5 जिनके अलग अलग प्रॉब्लम है पिछड़ेपन का, तो ये व्यक्तिगत हो गया होगा। लेकिन अगर पिछड़ेपन का कारण लगभग समान होता है तो यह सामूहिक पिछड़ापन कहलाता है। यानी कि प्रत्येक बच्चे की, अगर 5 बच्चे पिछड़े हैं कक्षा में, तो पांचों की सेम ही समस्या हो, यानी कि सेम ही कारण हो। अब देखिए पिछड़ेपन की पहचान कैसे करेंगे हम, तो प्रतिभावान व मंदबुद्धि बालकों की भांति पिछड़ेपन की भी पहचान 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला निरीक्षण विधि और दूसरा है परीक्षण विधि। तो बाई ऑब्जर्वेशन निरीक्षण और बाई टेस्टिंग परीक्षण। तो देखिए निरीक्षण द्वारा शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान। निरीक्षण की दृष्टि से पिछड़ेपन को पहचानने के लिए यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा उनके सामने रखी गई समस्याओं का समाधान कौन बालक किस सीमा तक कर पाता है। फिर है कक्षा में विषय को पढ़ाते समय उससे संबंधित बातों को पढ़ाए जाने में कौन सा बालक कितना अधिक भाग लेता है। फिर है उसका ध्यान पाठ पर है या अन्य कहीं। इसके बाद समय समय पर ली गई साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में उसे सामान्य से अधिक अंक मिले हैं या कम। कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित होता है या नहीं। यह देखने के पश्चात ही हम कह सकते हैं वह बालक कक्षा कार्य करने में असमर्थ है। कोई बात उसकी समझ में देर से आती है, जल्दी से नहीं समझ पाता, सामान्यतः हीन भावना से दबा रहता है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं इस कमी का। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। तो ये सब पिछड़ेपन के लक्षण है। ये लक्षण मिले तो यह समझ लीजिए कि छात्र पिछड़ा हुआ है। और यदि उपरोक्त बातें कक्षा के अधिकतर छात्रों में पाई जाती है तो वो पूरी कक्षा ही पिछड़ी कक्षा कहलाएगी। अब देखिए परीक्षण द्वारा कैसे हम पिछड़ेपन की पहचान कर सकते हैं बच्चे के, तो उसकी IQ टेस्ट करके, उसकी शैक्षिक उपलब्धि, उसकी एजुकेशन कोशेंट, उसका एजुकेशनल कोशेंट हम चेक करेंगे। उसकी शैक्षिक उपलब्धि कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। तो जिस प्रकार प्रतिभा संपन्नता की पहचान हमने बुद्धिलब्धि को माप कर की थी, ठीक उसी प्रकार पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमें विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि को मापना होगा। शैक्षिक उपलब्धि यानी कि एजुकेशनल कोशेंट विद्यार्थी की आयु के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत है। अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बालक या विद्यार्थी के अर्जन को ही हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखिए शैक्षिक आयु ज्ञात करने का ये जो फॉर्मूला है, इस पर अभी हम रख करके देखेंगे भी। तो वास्तविक आयु मतलब बच्चा 12 साल का है कि 13 साल का है कि 10 साल का है, वो यहाँ पर हम रखेंगे वास्तविक आयु पे। और उसकी शैक्षिक आयु जितनी बताई गई है उस कक्षा के अनुरूप, अगर बच्चा कक्षा 3 में है तो 3 के अनुरूप उसकी एजुकेशनल एज 3 कक्षा 3 के बच्चों के समान होगा। और उसके बाद यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि। तो इसमें वास्तविक आयु जो जन्म तिथि से ज्ञात की जा सकती है, शैक्षिक आयु निकालने का सूत्र नीचे दिया जा रहा है। तो शैक्षिक आयु विभिन्न विषयों में साफल्य माइनस आयु का योग बटे कुल विषय। अब देखिए यहाँ साफल्य आयु को भी हम समझने की यहाँ आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर हमें साफल्य आयु अचीवमेंट एज को भी समझने की आवश्यकता है। साफल्य आयु को समझने की दृष्टि से आयु के अनुसार बच्चे की शैक्षिक दृष्टि से उपलब्धि ज्ञात होनी चाहिए।
इस संबंध में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए साफल्य परीक्षण तैयार किए गए हैं। इन परीक्षणों में कोई बालक जितने अंक प्राप्त करता है उतने अंक जिस आयु के विद्यार्थी के आने चाहिए वही उसकी शैक्षिक आयु या एजुकेशनल एज कहलाएगी। उदाहरण स्वरूप इसे इस प्रकार समझिए, मान लीजिए कोई 15 वर्ष का छात्र 16 वर्ष की आयु के लिए बनाए गए किसी विषय के साफल्य परीक्षण में उतने ही अंक प्राप्त करता है जितने 16 वर्ष की आयु वाले बालक को प्राप्त करने चाहिए, तो उसकी साफल्य आयु 16 वर्ष होगी। यदि वही छात्र इस परीक्षा में उतने अंक प्राप्त करता है जितने 14 वर्ष के छात्र को प्राप्त करना चाहिए, तो उसकी साफल्य आयु 14 वर्ष की मानी जाएगी। तो इस प्रकार साफल्य लब्धि ज्ञात करनी चाहिए, तो उसका सूत्र होगा साफल्य लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। तो इस प्रकार यहाँ पर शैक्षिक लब्धि या EQ ज्ञात करने पर जिस विद्यार्थी की शैक्षिक लब्धि 85 से कम आए उसे हम पिछड़ा हुआ विद्यार्थी कहते हैं। अब देखिए पिछड़ेपन की यहाँ पर विशेषताएं, पिछड़े बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए कुप्पू स्वामी के अनुसार पिछड़ी बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कुप्पू स्वामी ने कहा है, ये देखिए, सीखने की गति धीमी होती है, लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है, जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, ये समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनके अंदर हो जाती है, जैसे चोरी करना या किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्रति आक्रामकता का व्यवहार दिखाना, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है ऐसे लोगों की, सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। इसके अलावा बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि, विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में ये बच्चे असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो यही पहचान होता है पिछड़े बालकों का। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाल अपराध। बाल अपराध किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसका क्या रीजन है। तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा होगा कि प्रत्येक देश, समाज और वर्ग की अपनी कुछ रीति नीति, परंपराएं, नियम होते हैं। इन नियमों को तोड़ने पर नियम तोड़ने वाले को दंडित भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि नियम को तोड़ना अपराध है और अपराधी को इसका दंड मिलना ही चाहिए। इन नियमों को तोड़ने से आयु, योनि, जाति, वर्ग आदि का कोई संबंध नहीं है, कोई भी तोड़ सकता है, बच्चे और बड़े भी, सभी दंड के अधिकारी हैं। परंतु किसी भी नियम को एक बहुत ही छोटा बच्चा तोड़े जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उस नियम को तोड़ने के बदले बिल्कुल दंड नहीं मिलता। ऐसा क्यों? नियम तो सभी ने तोड़ा, समान नियम को तोड़ने का दंड भी समान मिलना चाहिए। फिर सबका दंड अलग अलग क्यों? तो दंड अलग अलग इसलिए है कि अबोध बालक को तो नियमों का ज्ञान ही नहीं है। उसने यदि किसी नियम को तोड़ा तो वह उसकी अज्ञानतावश, उसने जानबूझकर नहीं अपितु अनजाने में ऐसा किया। उससे बड़ा बालक यह तो जानता था कि नियम क्या है, परंतु उसमें सुधरने की गुंजाइश है, इसलिए उसे कम दंड मिला। और परिपक्वता को प्राप्त व्यक्ति या बालक को केवल नियम का ही पता नहीं था, अपितु उसने जानबूझकर ऐसा किया, इसलिए उसे अधिक से अधिक दंडित होना पड़ेगा। यथार्थ में जानबूझकर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या इसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ना ही अपराध है। और जब बालक इन्हीं नियमों को तोड़ता है तो उसे हम बाल अपराध कहते हैं। अब बाल अपराध की परिभाषाओं को भी हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशंस क्या है। यूं तो बाल अपराध को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, परंतु यहाँ हम बाल अपराध की केवल एक ही परिभाषा देखेंगे। जो बालक व्यवहार के सामाजिक मानदंडों से हटकर आचरण करता है वह अपराधी कहलाता है। तो अपराध और बाल अपराध में अंतर। तो अपराध एवं बाल अपराध में क्या अंतर है? तो देखिए, अपराध परिपक्वों द्वारा किया जाता है जबकि बाल अपराध बालकों द्वारा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? बाल अपराध पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, छोटे बच्चों को। अपराध पूरी तरह जानबूझकर किया जाता है, बाल अपराध अज्ञानतावश होता है। जो बाल अपराध होता है उसको हम मानते हैं कि बच्चे ने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया। अपराधियों में सुधार की गुंजाइश कम है, बाल अपराधियों में सुधार संभव है। अब देखिए, बाल अपराध के निम्न रूप या प्रकार। तो अपराधों को किन्हीं प्रकारों में बांटना संभव ही नहीं है, फिर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, दंड भी उतने ही प्रकार के हो सकते हैं। अपराधों को वर्गीकृत करने में एक दृष्टि से सोचा जा सकता है, वह यह है कि किसी भी देश के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए होते हैं, दूसरों के उन अधिकारों में व्यवधान पहुंचाना, उन्हें तोड़ना या उनका उल्लंघन करना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता है।
इसी प्रकार बलात्कार, चोरी, बेईमानी आदि सामाजिक अपराध है। तो देशद्रोह, देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता हेतु षड्यंत्र करने आदि राजनैतिक अपराध। इसी प्रकार किसी को धर्म परिवर्तन के लिए हठात बाध्य करना धार्मिक अपराध है। तो अपने लाभ के लिए सार्वजनिक सामग्री को का छिपाना, संग्रह या दुरुपयोग करना भी आर्थिक अपराध के अंतर्गत आता है। इन्हीं अपराधों को यदि बालक द्वारा किए जाने के संबंध में विचार किया जाए तो सामान्यतः बच्चे ऐसे अपराध नहीं करते, ना तो वे किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं और ना ही किसी के धर्म में बाधक बनते हैं। वे देशद्रोह जैसे अपराध भी नहीं कर सकते। तो जो अपराध तो प्रमुखतः धन से संबंधित होते हैं या अर्थ से संबंधित होते हैं या फिर वे घर और पाठशाला में सामान्य नियमों को तोड़ने का अपराध है या अपराध करते हैं। तो बाल्यावस्था में जो अपराध किए जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। चोरी करना, जो बच्चे छोटे होते हैं चोरी करना, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने परिवार में देखा होता है या परिवार के बड़े ऐसा कर रहे होते हैं। धोखाधड़ी सीख जाते हैं। पाठशाला का या समाज में हुए झगड़ों के कारण किसी को पीटना या जान से मार देना, समलिंगीय या विषमलिंगीय कामुकता आदि। तो अब हम देखेंगे कि अपराध किस तरीके का है। अपराध शारीरिक है या मानसिक है। तो प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो अपराध व्यवहार है और व्यवहार क्रियाएं बौद्धिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी, परंतु मानसिक क्रियाएं भी उस समय तक दिखाई नहीं देती हैं जब तक कि उनका कोई रूप ना हो। किंतु जिस क्रिया का कोई रूप होता है वह क्रिया दिखाई देती है, तो सामान्यतः वह शारीरिक क्रिया होती है। अतः इस दृष्टि से तो अपराध भी शारीरिक हुआ। बालक जो भी अच्छी या बुरी क्रियाएं करता है उसके पीछे अच्छी या बुरी भावनाएं ही होती है। भावनाओं के बिना क्रिया या कर्म होते ही नहीं। इस दृष्टि से भावना पहले है और कर्म बाद में। चूंकि भावना का संबंध मन से अधिक होता है, अतः कहा जा सकता है कि किसी भी अच्छे या बुरे कर्म अथवा अपराध के लिए व्यक्ति की भावना, जिसे हम वृत्ति भी कहते हैं, अधिक उत्तरदायी है। इसलिए अपराधी वृत्ति पहले है और अपराध बाद में। अतः अपराध के लिए अपराधी वृत्ति जिम्मेदार है। इसलिए जो लोग चोरी नहीं कर पाते हैं, केवल चोरी का प्रयास ही करते हैं, वे भी अपराधी होते हैं और उन्हें भी दंड दिया जाता है। बहुत छोटे बालकों को नियमों को तोड़ने या नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी इसीलिए दंडित किया जाता है क्योंकि उनकी वृत्ति या भावना अपराधी नहीं हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपराध शारीरिक भले ही हो, वह अपराधी वृत्ति के बिना नहीं होता है। इसी दृष्टि से अपराध को भी मानसिक कहना अधिक उचित होगा, भले ही उसका स्वरूप कुछ भी हो। अब बाल अपराध के कारण आखिर में बच्चा अपराधी क्यों बन जाता है, उसके क्या क्या रीजन है, तो उन रीजंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बाल अपराध के सामान्यतः दो वे ही कारण हैं जो बालक को विपरीत दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। इन कारणों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। कभी ये आर्थिक होते हैं तो कभी सामाजिक। आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव ही इन अपराधों के मूल में निहित होता है। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में रहने से पनपी विचारधारा के कारण होते हैं, तथा चोरों के बीच चोरी करना सीख जाना, शराबियों के मध्य रहकर शराब पीना सीख जाना, यह अपराधी वृत्ति सामान्यतः तथा कुसंगति के कारण पनपती है। इस प्रकार बाल अपराध के मूल कारण 3 हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार बाल अपराध के मूल कारण बहुत है, यहाँ पर केवल 3 ही नहीं है। तो देखिए, घरेलू परिस्थितियां, बच्चे के घर की स्थिति कैसी है, पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण, उसको उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, कुसंग में चला गया जहां लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों की संगति कर ली है उसने, दूषित वातावरण है उसके आसपास का, बालकों की इच्छाओं का दमन हो रहा है, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना और सामवेगिक स्थितियां होते हैं। तो इनमें भी प्रत्येक के अंतर्गत कई कारण भी समाहित हो जाते हैं। किसके अंतर्गत कौन सा कारण आ सकते हैं या किसके अंतर्गत कौन कौन से कारण आ सकते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, घरेलू परिस्थितियां किस तरीके से होती हैं बाल अपराध, जिससे बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो देखिए, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना, यानी कि पैसे नहीं होते घर में, माता पिता का बालक के प्रति व्यवहार बिल्कुल अच्छा ना होना, घर में सौतेली माँ का होना, माता पिता के पारस्परिक झगड़े होना, बच्चे को लाडला होना और उसकी हर इच्छा की पूर्ति किया जाना, यानी कि बच्चे का घर में लाडला होना और उसकी हर इच्छा की पूर्ति होना भी एक तरीके से ये भी जिम्मेदार होता है। और जब घर में पैसे नहीं होते या किसी कारणवश घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह जाती है तो भी बच्चे इस तरीके से बाल अपराधी बन जाते हैं। तो पाठशाला का प्रतिकूल व्यवहार या अनफेवरेबल यहाँ पर उनको वातावरण मिलता है। तो पाठशाला में उपयुक्त साधनों का अभाव, बालकों की इच्छाओं का दमन, बालकों पर अनावश्यक दबाव और शिक्षकों की ओर से अमानुषिक व्यवहार आदि कारण होते हैं। अब देखिए, कुसंग या बैड कंपनी, तो इसके अंतर्गत
बालक का ऐसे व्यक्तियों या बालकों के साथ में रहना जिनकी आदतें ठीक नहीं अथवा जो स्वयं अपराधी हैं। माता पिता द्वारा बालक की क्रियाओं उचित या अनुचित पर ध्यान न देना। बालक का अधिकांश समय घर से बाहर बीतना आदि कारण आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कारणों का उल्लेख निम्न प्रकार है। दूषित वातावरण, इसके अंतर्गत बालकों पर सिनेमा का प्रभाव, आधुनिक परिवर्तनों का प्रभाव, नैतिक शिक्षा का प्रभाव, भौतिक विभेदिता, बेकारी आदि आते हैं। अब बालकों की इच्छाओं का दमन, तो बालकों की पुस्तक संबंधी आवश्यकता, खेलने की वस्तुओं का अभाव, खाने की वस्तुओं का अभाव, कपड़ों की कमी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए संवेगात्मक स्थितियां, इसमें समाज के व्यवहार से दुखी होना। बहुत से डकैत इसी प्रकार बनते हैं, बहुत सारे बच्चे। समाज में निम्न स्थिति के कारण आत्महीनता का भाव आना, शारीरिक कमियां एवं दुर्बलताएं, आत्महत्या करना एवं घर से भाग जाना, वातावरणीय परिस्थितियों का विपरीत होना, स्नायुविक दुर्बलताएं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके अतिरिक्त बाल अपराध के ऐसे ही कुछ और भी कारण हो सकते हैं, और अगर इन सभी कारणों का हम पुनर्विश्लेषण करते हैं तो सभी कारणों को मोटे रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वैयक्तिक या जैविकीय कारण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, तीसरा है वातावरणीय कारक। तो इसमें पढ़ने लिखने में रुचि न लेकर अपराधी वृत्ति धारण करना मनोवैज्ञानिक कारण है। तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होना व्यक्तिगत कारण तथा बुरी संगति में फंसना आदि वातावरणीय कारक है। वर्ण संकर संतानें भी विचारों की दृष्टि से अपराधी प्रवृत्ति की होती हैं, यह एक जैविकीय कारण है। अब देखिए बाल अपराध को रोकने के प्रमुख उपाय क्या हैं? तो पहला यही है कि घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाए। जो भी बच्चे की आवश्यकता की चीजें हैं उनको मुहैया कराई जाए। अपराधियों की संगत से दूर करना इनको, बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के साथ सही बिहेवियर किया जाए। अब इसके बाद आते हैं समस्यात्मक बच्चे, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ये क्या होते हैं? ये दोस्तों ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर वाले भी उनसे परेशान होते हैं, टीचर भी परेशान होते हैं, उनके दोस्त भी परेशान रहते हैं। ये जहां जाते हैं वहां परेशान हो जाते हैं आसपास के लोग। तो समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भली भांति समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार से बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्यात्मक बन जाते हैं। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करके लाने वाले बच्चे, कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। समस्यात्मक बच्चों के अंतर्गत ये सब आते हैं। समस्यात्मक बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर ऐसे बच्चों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। प्रायः बच्चे आवश्यकताएं पूरी न होने, अत्यधिक लाड प्यार में कठोर अनुशासन के कारण या असुरक्षा की भावना से विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। समस्यात्मक बच्चों का उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताड़ित अथवा शारीरिक दंड न देकर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिए ऐसे बच्चों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए शारीरिक दंड का हर जगह आप देखोगे उसका विरोध होगा। अब बैलेस्टाइन ने क्या कहा है, ध्यान से देखते हैं। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम समस्यात्मक बच्चों की पहचान करेंगे। तो देखिए निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार लेकर के उन बच्चों का, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से उनके वार्तालाप करके, बातचीत करके, कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा, इन सब का प्रयोग करके हम समस्यात्मक बच्चों की पहचान कर पाएंगे। अब समस्यात्मक बच्चों के लक्षण यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए समस्यात्मक बच्चों के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण। तो पहला है पैसे एवं अन्य वस्तुओं की चोरी करना, स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, अनुशासन का विरोध करना, बुरा आचरण करना और असहयोग की प्रवृत्ति रखना, ये सब हैं समस्यात्मक बालकों के लक्षण। इसके अलावा संदेह करना, धोखा देना, अश्लील बातें करना, बिस्तर गीला करना, ये सब हैं समस्यात्मक बालकों के लक्षण। अब अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना, हीन भावना का शिकार होना, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना इनके साथ, ठीक है। अप्रसन्न एवं चिड़चिड़े होना, भयभीत परंतु आत्म केंद्रित होना, लोगों के विरोध का शिकार होना,
अब इन बच्चों के इस व्यवहार के क्या कारण होते हैं? पहला है आनुवांशिक कारण, इसमें कि बुद्धि की दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, यानी कि किसी बच्चे के पिता या माता जो भी ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो वो बच्चा देख करके सीख गया, यानी कि उसको विरासत में ये देखने को मिला तो वो सीख गया। शारीरिक कारण से कि बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। संवेगात्मक कारण अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारणों में देखिए निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चा बहुत गरीब घर से आता है, उचित देखरेख का अभाव है, उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं तो वो काम पे चले जाते हैं, माता पिता के बीच टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सभी हैं सामाजिक कारण। अब देखिए समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का प्रबंध हम कैसे करेंगे? तो देखिए माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग व्यवहार रखना चाहिए। सहयोगात्मक व्यवहार बच्चों के साथ माता पिता को रखना चाहिए। बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनका समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। फिर है बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चे के सहयोगियों का गुप्त निरीक्षण करना चाहिए। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और जिसका आज के टाइम में बहुत ज्यादा अभाव है। नैतिक शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी है, और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है अब, क्योंकि पहले बच्चों को नैतिक कहानियां या ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी जिसमें कुछ ना कुछ बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले। वो अब स्कूलों से वो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया जा रहा है, उसको वापस लाने की बहुत जरूरत है। जब तक बच्चा नैतिक आचरण करना नहीं सीखेगा तब तक उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। देखिए बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार मधुर एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। बच्चों को आवश्यकता, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुरूप ही उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित की जानी चाहिए। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर बच्चों को अपनी रुचियां प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी समस्या का व्यवहारिक वैज्ञानिक हल ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने आज समस्यात्मक बालकों के बारे में पढ़ा, बाल अपराधी कैसे बच्चे बन जाते हैं इसके बारे में पढ़ा, इसके अलावा जो पिछड़े बालक हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो मैंने लिख करके पढ़ाए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आपको आठों के आठों विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, सारे विषयों की क्लासेस सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। क्लास कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई क्लासेस हम लेते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।